आज के इस कार्यक्रम में हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं शिमला ज़िला से संबंधित गांव आंजी के एक प्रगतिशील किसान बागवान श्री शिव किशोर शर्मा जी। शर्मा जी, आपका स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। तो शिव कुमार शर्मा जी, सबसे पहले तो आप हमें ये बताएं कि आप ज़िला शिमला हिमाचल प्रदेश से संबंध रखते हैं और एक प्रगतिशील किसान हैं, तो हम जो चर्चा इसमें हम आरंभ करेंगे, आपके जो अनुभव हैं उनको हम साझा करना चाहेंगे ताकि हमारे जो और हमारे किसान भाई हैं, बागवान भाई हैं, आपके अनुभव हैं, आपके एक्सपीरियंस जो है उनसे भी वो थोड़ा एक तरह से प्रेरणा ले सकें और वो उस प्रकार की खेती जैसी आप कर रहे हैं उसको अपनाएं और अपना लाभ कमाएं। तो सबसे पहले आप हमें ये बताएं कि जब हम एक बागवान के तौर पर आपको देखें या किसान के तौर पर आपको देखें तो कौन कौन सी फसल आप लगा रहे हैं, कौन कौन से फल के पौधे जो हैं आप लगा रहे हैं या उगा रहे हैं? मेहता जी, ऐसा है कि हम तो ग्रामीण परिवेश में पैदा ही जी गांव में हुए हैं, तो बचपन से खेलना कूदना भी खेत से शुरू हुआ और वहाँ से कृषि कार्य भी शुरू से जो चल रहा था। तो पहले पुश्तैनी तरह की खेती जो है हमारी वो होती थी कि हर तरह की मिश्रित खेती होती थी, पशुपालन भी था। परंतु आज के संदर्भ में जो है खेती में थोड़ा परिवर्तन जो है वो आ गया हुआ है। आज का समय कुछ और है और इस लिहाज से अब खेती, बागवानी और पशुपालन ये तो हमारे जो जिम्मेदार तबका है जो कृषि कार्य कर रहा है उनके लिए एक तीनों का समावेश है। ये एक दूसरे से हम अलग देख नहीं सकते हैं। और ख़ासतौर पर शर्मा जी, अगर बात करें हम एक जो हमारे जो छोटे किसान हैं या एक मिडिल स्तर के अगर हम किसानी की बात करें तो जो हमारे खेत हैं वो लगभग अब थोड़े से कम वो होते जा रहे हैं जैसे जैसे आपका परिवार आगे बढ़ रहा है। तो ये बहुत अच्छा प्रश्न किया कि आज के संदर्भ में परिवार बढ़ते गए, बीच में तो वो जोत भी बढ़ती गई। ठीक है। और जिस तरीके से जोत बढ़ती गई तो खेतों का आकार, जो कृषि योग्य भूमि है वो कम हो गई। तो आज इस तरीके से भी हमको कृषि को देखना पड़ेगा कि जिससे हमारे जो लोग कृषि पर आधारित काम कर रहे हैं या इसको अपना जीवनचर्या का जो है साधन मानते हैं, तो उनको उस तरीकों को उसमें अपनाना पड़ेगा कि ये देखना पड़ेगा कि इस छोटे से जमीन के टुकड़े से हम ज़्यादा से ज़्यादा लाभ किस तरीके से ले सकते हैं कि जिस तरीके से हमारे पूरे परिवार का कुछ खर्चा जो है वो संभव हो। तो ऐसे तरीके हमारे को आज की कृषि में अपनाने बहुत ज़रूरी हो चुके हैं। ये बिल्कुल आपने सही कहा। तभी जैसे आपने मिश्रित खेती की बात की तो उसमें खेती के साथ साथ जैसे आप भी कर रहे हैं, बागवानी भी करते हैं, पशुपालन की गतिविधि भी आपने अपनाई हुई है। तो हमारे किसान, बागवान या पशुपालक जो है उनको इस ओर ध्यान अब देना होगा कि अगर आपने एक सीमित साधन आपके पास है, आपके पास ज़मीन जो है वो सीमित उसमें आपके पास रकबा है, तो लेकिन उसको किस प्रकार से आप अधिक से अधिक उसमें लाभ कमा सकते हैं। तो अच्छा, इसमें मिश्रित खेती की बात की और आपने ये पद्धति आपने अपनाई है, तो क्या आपको लगता है कि जो पहले आप परंपरागत या ट्रेडिशनल जो आप एक तरह से किसानी करते थे और आज आपने जैसे कहा कि विद टाइम बदलते परिवेश के साथ साथ आपको थोड़ा सा चेंज करना पड़ा है, तो क्या मुख्य तौर पर आप फ़र्क दिखते हैं? मतलब ये ऐसा है कि पहले का जो कृषि कार्य था वो सबसे पहले तो पैसे की आमदरफ्त इतनी ज़्यादा नहीं होती थी समाज में। पहला लक्ष्य जो है हमारे पुराने किसानों का जो हिमाचल में होता था वो होता था अपने जो रसोई घर का सामान है उसको हर तरीके से पैदा करना, चाहे वो दाल है, चाहे आपकी सब्जी है, चाहे आपका आटा है, तो उसको ध्यान में रखकर जो है वो खेती की जाती थी जी। परंतु आज जो परिवेश ऐसा है कि आज ज़माना थोड़ा बदल चुका है, लोगों के खर्चे भी बदल चुके हैं और समाज का स्तर भी थोड़ा बदल चुका है। तो उस लिहाज से आज हमको ये सोच समझ के इसमें कदम बढ़ाने पड़ेंगे कि हम सब चीज़ों की तरफ ना भाग के कोई जो हमारे पास छोटा ज़मीन का टुकड़ा है हम उस पर विचार करें कि हमको उस चीज़ से किस तरीके से हमने उसको प्रयोग में लाना है, हम किस तरीके की कृषि उस पर करें कि ताकि हमारे घर का पालन पोषण भी हो और कुछ नकदी जो आज का जो समाज है उसमें वो है। तो ऐसी फसलों के बारे में जो हमको ज़्यादा जाना पड़ेगा। तो उस लिहाज से हम देखते हैं कि आज इसमें जिसके बाद थोड़ी जरूरत है तो कोई आप पॉली हाउस की भी सरकार योजनाएं दे रही है, उस पर 75% सब्सिडी भी दे रही है। तो आप पॉली हाउस लगाएंगे तो उसमें आप कोई फूल की खेती कर लेगा, तो कोई आप सब्जी की जो है नकदी फसलों की उसमें खेती कर रहे हैं, तो वो एक छोटे टुकड़े में भी आपको अधिक लाभ की
अच्छा, प्राप्ति हो जाती है। आपकी हम बात करें, आपकी जो क्षेत्र है, तो या आप अपनी स्वयं की बात करें तो कौन कौन सी फसलें हैं जो आपने लगाई हुई हैं? इस वक्त जो आज के अभी की जो फसलें हैं जी, उसमें तो हमारे पास आजकल जो सर्दियों में होती है वो एक मटर होती है जो नकदी फसलों में होती है जी। और दूसरा जो है अभी इस वक्त जो है हमारे आलू भी लगता है जो आगे मई तक तैयार होगा। ठीक है, ठीक तो है। आजकल आलू भी लग रहा है और अब तो आने वाला समय ऐसा है कि गांव में काम करने का कि आपकी नकदी फसलें जितनी भी है, आपका खीरा है, शिमला मिर्च है, टमाटर है, ये सब चीज़ें जो है इसका लगने का आजकल उचित समय आने वाला है, इसकी तैयारी आजकल चल रही है। और इसके साथ साथ जो है बागवानी की तरफ भी जो है लोग बढ़ रहे हैं। आज हमारा जो मिडिल बेल्ट जो हिमाचल की है जी जी, इसमें मैंने देखा है कि थोड़ा बागवानी की तरफ भी हमारा रुझान पहले से कुछ ज़्यादा हुआ है। अच्छा। और इसमें जो हमारा मध्य क्षेत्र है हिमाचल का जी, इसमें मैंने देखा कि आज कुछ फ्रूट ऐसे भी जो नए आए हैं मार्केट में, जैसे कीवी फ्रूट है जी, ये हमारे मध्य क्षेत्र के लिए बहुत ही अच्छा लाभदायक एक फ्रूट अच्छा। है और इसके लिए हमारा क्लाइमेट जो है बिल्कुल उपयुक्त है। हमारे एरिया में कीवी फ्रूट का जो है बहुत चलन धीरे धीरे आप देखेंगे और लग भी रहा अच्छा, है, बढ़ रहा है। और मार्केटिंग भी इसका बहुत अच्छा है। जब से तो ये बीमारी का जैसा दौर चला है, आपने देखा होगा पिछले 2 सालों में कोरोना अच्छा, है, लेना कोरोना देना काल है पे। आप, और भी अच्छा। तो डॉक्टर लोग भी इसको जो है इसमें जो प्रोटीन गैराइन की मात्रा अधिक है तो इसकी मार्केटिंग की भी प्रॉब्लम नहीं आ रही है। जैसे विदेश से वैसे यहाँ आया ये फ्रूट, तो ये हमारे जो मध्य क्षेत्र के लिए एक बहुत ही अच्छा फ्रूट है। कुछ सेब की भी हमारे केस में ऐसी आ गई हुई हैं जो मिडिल क्षेत्र के लिए जो 4000 से 6000 के बीच में अच्छा। आप उगा सकते हैं। इसमें बहुत अच्छी जो है, और ये इसमें हमारे को जो मिडिल क्षेत्र है उसमें एक लाभ ये भी है कि हमारा सेब जो है अपर बेल्ट से थोड़ा सा जल्दी ये मार्केट में पहुंचेगा, जिससे मार्केट खाली होता है और शुरू में किसानों को अच्छा लाभ उत्पादन भी होता है। इसके साथ जैसे आप मधुमक्खी पालन भी करते हैं काफ़ी किसान, मैंने भी थोड़ा मधुमक्खी के छाते रखे हैं। तो उससे क्या होता है कि एक तो आपको पॉलिनेशन, जो आपके बगीचे हैं, बाग बगीचे हैं, फसलें हैं, उसमें पॉलिनेशन बहुत अच्छा मधुमक्खी करती है, वो अच्छा हो जाता है और साथ साथ में शहद भी मिल जाता है। एक तो गुणकारी है, आपके स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा है और शुद्ध चीज़ जो है वो मार्केटिंग भी आप ज़्यादा स्तर पे करते हो तो मार्केटिंग भी करते हैं। तो इस तरीके से मार्केटिंग की अगर बात करें तो शर्मा जी ये भी देखने में आया कि जैसे विद टाइम, समय के साथ साथ थोड़ा सी जो परचेजिंग पावर हम बात करें तो देश जैसे विकसित हो रहा है तो इसमें भी फ़र्क काफ़ी आया है और काफ़ी सुदृढ़ जो है हमारी इकॉनमी हुई है। हाँ, तो लोगों के पास अच्छा पैसा भी आया है। हाँ, तो अब वो चॉइस के आधार पर कि उनको किस प्रकार का कोई या अनाज की बात करें या दालों की बात करें या फ्रूट की बात करें, तो थोड़ा सा चॉइस लोगों के पास अब है कि वो मांग के करते हैं कि रूटीन का फ्रूट हमें नहीं चाहिए, हमें ऐसी कोई पैदावार आ जाए, ऐसा कोई प्रोडक्ट आ जाए किसान का। जैसे पहले हम सुनते थे ऑर्गेनिक की बात की, फिर कुछ गत वर्षों में हमको सुना, इसमें काफ़ी सुनने को आ रहा है नेचुरल फार्मिंग, प्राकृतिक फार्मिंग, कि भाई प्योर हैं, कि ज़्यादा अगर हम ट्रेडिशनल फार्मिंग जो हमारी एक तरह से चेंज हो गई थी, जहाँ ज़्यादा हम बात कर सकते हैं कि भाई केमिकल का उपयोग बहुत हो रहा, तो काफ़ी हेल्थ के लिए भी काफ़ी उसका नुकसानदेह था। तो लोग जागरूक भी हुए हैं, पैसा भी आया है, परचेज पावर भी बढ़ी है। तो जब परचेजिंग पावर बढ़ी है तो उनको वो उत्पाद भी वैसा चाहिए, भी उसी तरीके से पैदा करना। तो ये तो डिमांड और सप्लाई की जो बात है, तो किसान या बागवान है उस तरह से अपने उत्पाद भी तैयार कर सकता है। तो इसके बारे में भी आपने थोड़ा कुछ सोचा है? बिल्कुल ऐसा है जी कि हमारी जो प्राचीन खेती थी, प्राकृतिक जो हम पुश्तैनी खेती थी जी, उसमें भी खाद और इस चीज का प्रयोग तो होता नहीं था। तो बीच में एक ऐसा समय आया जब हरित क्रांति वगैरह, तो खपत अनाज की ज्यादा थी, पैदावार कम थी। नहीं, गोबर का इस्तेमाल होता था, खाद तो होती थी लेकिन गोबर के रूप में हो रही थी। नहीं, वो प्राचीन में हो रही सर। उसके बीच में जब उसके बाद अनाज बढ़ाने का और थोड़ा इसका जब समय आया, हरित क्रांति वाला युग जो बोलते हैं, तो केमिकल का ज्यादा, उस वक्त जो है अनाज लोग खाने वाले ज्यादा थे, अनाज कम पैदा हो रहा था। गवर्नमेंट ने ये इस तरीके से चलाई कि उसमें फर्टिलाइजर डाला जाए, आपका केमिकल डाला जाए, कह सकते हैं कि उस समय ऐसा था, समय की मांग के अनुसार जो है उस वक्त ऐसी आवश्यकता थी उसकी। परंतु अब धीरे धीरे जो है वो समय बदल रहा है, हर चीज बदलाव मांगती है, समय के अनुसार बदलाव जरूरी भी है जी, हर चीज में होना चाहिए। तो अब दोबारा जो है प्राकृतिक खेती
जी, जैसे आजकल एक जीरो बजट खेती अमोल पालेकर जी द्वारा शुरू की हाँ, गई वो है मॉडल है उनका। और गवर्नमेंट भी उसकी तरफ काफी प्रोत्साहन दे रही है। हाँ, सुभाष पालेकर सुभाष प्राकृतिक खेती। पालेकर खेती, प्राकृतिक खेती। हाँ जी, हाँ जी, प्राकृतिक खेती जीरो बजट खेती है। उसमें वो घर का ही सारा रॉ मटेरियल जो हमारे खेती में यूज होता है, चाहे वो स्प्रे के लिए हम यूज कर रहे हैं, जैसे बागवानी में है तो पेस्ट उसके लिए बना के कर रहे हैं, कटिंग वाले स्टंप में उसमें हम लगा रहे हैं, और खाद के रूप में जीवामृत वगैरह जो है, अच्छा। वो सब चीज़ें उससे खाद बनाई जाती है। जीवामृत जो है उसमें आपका यूज होगा, सारा घर का ही मटेरियल यूज होता है। इसमें बाहर से बाजार से जो है लाने की कोई भी आपका गौमूत्र होगा, गोबर होगा, आपका मिट्टी होगी थोड़ी, उसमें थोड़ा सा जो मार्केट से आने वाला वो थोड़ा सा गुड़ और कोई दाल का आटा कोई, अच्छा, ये चीजें मिक्स करके जो है इसको एक हफ्ते के अंदर जो है किसी ड्रम में पानी में, जैसे आपका 200 लीटर है तो 1 किलो गुड़ 1 किलो ये इस तरीके से पंचामृत तैयार होता है और 7 दिन में तैयार हो जाता है प्रयोग के लिए। अच्छा, तो ये ये पद्धति जो आप पंचामृत है उपयोग में इसको ला रहे हैं। बिल्कुल ला रहे हैं सर। तो अच्छा, अगर हम जैसे कमर्शियल खेती की जब बात करते हैं, जहाँ उर्वरक वगैरह केमिकल तौर पर जो इस्तेमाल होती है, चाहे स्प्रे की बात करें, पेस्टिसाइड की बात करें, टॉनिक्स देने पड़ते हैं, फंजीसाइड्स हैं, जैसे जो भी मांग एक क्रॉप की आप कह सकती होती है, और जो सारणी भी एक संबंधित विभाग द्वारा जारी की जाती है कि आपको इस फलाने टाइम में ये स्प्रे करनी है, इस दवाई का छिड़काव करना, ताकि आप इस बीमारी से, इस रोग से बच सकते हैं। तो आपने जब से इस प्राकृतिक खेती को अपनाया है, तो क्या आपको ऐसा लगा है, आपका अनुभव है कि इसमें आपको लाभ है? हाँ, या फर्क पड़ता है जो आप स्वयं आप कह रहे हैं कि आप तैयार करते हैं, कोई बीज अमृत है, जो भी इसकी दवाइयाँ आप तैयार करते हैं, इसकी खाद आप तैयार करते हैं? इसमें मेरा मानना इस तरीके से सर कि अभी ये कुछ ही दिनों से ये इसकी तरफ रुझान आया है। अच्छा जी, किसानों का भी और सरकार का भी अभी कुछ दिनों से रुझान आया है, परंतु ये जरूर है कि इसमें फर्क तो है जी। अच्छा, एक तो मिट्टी की शुद्धता बनी रहती है, जो हमने खाद और रसायन से जो है मिट्टी की उर्वरकता को खत्म कर दिया हुआ है, और ये अनाज में मिलके जो है लोगों के स्वास्थ्य को भी खराब कर रही है। मिट्टी का भी स्वास्थ्य खराब हो गया और इंसान का भी। पहला तो इसका फर्क यही है कि जब हम रासायनिक की जगह अपने घर के उत्पाद जैसे गौमूत्र से बने हुए अर्क है और इस तरीके की खेती करेंगे, तो एक तो जब हम स्प्रे करते हैं तो कीट जो हमारा मित्र कीट है जी, एक शत्रु कीट है, एक मित्र कीट है। पर हम जब शत्रु कीट तो दवाई तो पहचानेंगे नहीं, जो हमारा कीटनाशक है वो थोड़ी नहीं पहचानेगा कि ये मित्र कीट है। इसकी तरह से वो दोनों ही चीजें खत्म होती जा रही है। परंतु ये प्रकृति का संतुलन बनाए रखने के लिए जो है, तो आप जब इन चीजों पर जा रहे हैं तो हमारा मित्र कीट भी सुरक्षित है जी, मिट्टी की उपजाऊ शक्ति भी बढ़ रही है। ये जरूर है कि जो खाद से हमने थोड़ा इसका चेंज आया है उसको 1-2 साल तो लग जाएगा। अच्छा, उत्पादन की अगर क्वांटिटी की बात करें तो 1-2 साल में लगभग वो कवर कर जाता है कवर कर अगर जाएगा। आप उसको सही मात्रा में और सही ढंग से उसको प्रयोग कर रहे हैं। अगर शुरू में थोड़ा जैसे आप प्राकृतिक खेती को अपनाएंगे या जो भी आप ट्रेडिशनल की ओर वापस। अच्छा, एक खेती की अगर हम बात करें, प्राकृतिक तो हो गया, आपने कहा कि जो घर पर आपके उपलब्ध है, चाहे गोमूत्र अर्क से, गोबर से, आपने कुछ अनाज कहा, लस्सी से, इसके उपयोग से अगर आप कोई चीज़ तैयार करते हैं और उसमें पूरा तरीका है कि आपने कोई टॉनिक बनाना तो कैसे बनेगा, आपने पेस्टिसाइड बनाना तो कैसे बनेगा, यानी कि ये है कि लगभग जो आप केमिकल के तौर पर जिन दवाइयों का या आप इस्तेमाल करते थे, या खाद का कह लो, या आप उर्वरकों का इस्तेमाल करते थे, वो आप एक ऑर्गेनिक तरीके से भी आप तैयार कर सकते हैं, नेचुरल प्राकृतिक तरीके से। और उससे एक फायदा और हुआ किसानों को। हाँ। कि किसानों का ये अब मार्केटिंग, अपने बहुत सारी कंपनियां मार्केट में आ गई थी, सही और गलत का नहीं, भाई कौन सी असली कौन सी नकली। अब किसान तो बेचारा इतना ज़्यादा इसके बारे में जागरूक नहीं है कि वो दवाइयाँ, ये तो एक बिजनेस बन चुका था किसानों को ठगने का। बिल्कुल। तो अब जब ये किसान इस तरीके से खेती कर रहा है, सबसे पहला फायदा तो यही हो रहा है, जो इस पे खर्चा हो रहा था वो हमारा बच रहा है। यानी कि जो आपने अब उत्पाद बेच के विक्रय से जो लाभ कमाना है, हाँ जी, हाँ जी। तो इसमें तो अगर शर्मा जी बात करें, आपने कहा कि अगर इस प्राकृतिक खेती को अपनाएंगे नहीं, और आपने ये भी कहा कि शुरू में हो सकता है कि 1-2 साल 3 साल जो है थोड़ा सा उत्पादन कम होगा, जितने में आपकी जो मिट्टी है, जो केमिकल के दवाइयों से उपयोग कर करके लगभग उसकी जो शक्ति है उसमें वो छिन गई है, उसको वापस रिकूप करेगी वो। तो लेकिन उसमें फायदा ये हो गया कि ये जो हम बेला खर्चिन दवाइयों, हाँ, वो दवाइयों का खर्चा आपका बढ़ के वो हमारा किसानों का बच गया। वो उत्पादन में आप उसको जोड़ दें, वो हो गया। दूसरे ये कि स्वच्छ चीज जो स्वास्थ्य के लिए, हम तो
किसान ऐसा तो नहीं अपने लिए अलग उगाएगा, कोई और उगाएगा। तो एक तो ये है कि जो इनसे पेस्टिसाइड वगैरह जो इसमें कण रह जाते हैं वो मनुष्य के शरीर में जाते हैं, आदमी स्वस्थ बिगड़ता जा रहा है। तो स्वस्थ अनाज तो स्वस्थ शरीर, बिल्कुल बिल्कुल। तो स्वस्थ अनाज खाएंगे तो स्वस्थ शरीर रहेगा। और दूसरे आज मार्केट में भी इन चीज़ों की जब से ये बीमारियों का चलन, आपने तो देखा ही होगा सर कि 2 साल में कोरोना ने क्या नहीं हाल नहीं, बिल्कुल कर बिल्कुल सही। और मैं तभी वो बात मैंने आपको कही थी ना कि परचेजिंग पावर भी लोगों की तो बड़ी है, लोगों का रुझान डिमांड भी कर इसके रहे हैं, लिए, डिमांड वो भी कर रहे चाहते हैं हैं कि लोग। हमारे को शुद्ध चीज मिले, बिल्कुल, ऑर्गेनिक चीज मिले, बिल्कुल, बिल्कुल। तो वो अच्छी कीमत देने के लिए तैयार है। नहीं, और कीमत भी अच्छी मिल रही है। हम तो देखते हैं कि पुराने अगर अनाज की मैं बात करूं, जैसे हम खुद ये ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं, मैं जैसे अपनी बात करूं तो कोटगढ़ क्षेत्र से, तो मैंने अगर अपने स्कूल टाइम के दौर की बात करें तो पुराने अनाज जैसे काउनी वगैरह, आपके कोदा वगैरह, तो ये संभाल के बुजुर्गों ने बड़े बड़े कंटेनर्स में रखा होता था। लेकिन इसको यूज नहीं करते थे। ये तो हमारा एक दुर्भाग्य रहा मेहता जी। दुर्भाग्य ये रहा कि जो हमने अपना बीज जो है वो सब जो पुरातन बीज था उसको खत्म किया। खैर अब धीरे धीरे उस पर आने लगे लोग, कई जगह बचा हुआ है वो, उसको अब कोशिश कर रहे हैं कि हम पुराने अपने बीज जो थे उसको दोबारा तैयार करें। बिल्कुल। और इसमें आपको मैं यहाँ जोड़ता चलूँ और अपने दर्शकों के साथ भी ये बात साझा करूँ, जैसे सभी जानते हैं कि हाल में हमारे करसोग क्षेत्र के जो एक प्रगतिशील हमारे किसान है, बागवान है नेकराम जी, उनको पद्मश्री भी इसमें मिला है। आपको मैं बताऊं, गत सप्ताह एक कार्यक्रम हुआ था, समिति जो कृषि विभाग का संस्थान है मशोबरा ज़िला शिमला में, तो वहाँ पर स्पेशल उस जो एक सरकारी का एक फंक्शन था उसमें लंच भी मिलेट लंच के नाम से रखा गया था, जिसमें सारी जितनी हमारी पुराने हमारे अनाज थे उसी का ही जो है नेकराम जी वो खुद भी आए थे और उन्होंने ये सारा जो पुराना हमारा जो अनाज है उसको अरेंज भी करवाया था उन्होंने। का जो चलन है तो और लोगों ने बहुत पसंद किया, लोगों ने उन आइटम्स क्या किया। ये आयुर्वेद में इसमें जो है भी आज बताया जा रहा है कि ये स्वास्थ्य के लिए सबसे अच्छा अनाज है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मोटे अनाज के ऊपर ये है कि अब बीज धीरे धीरे दोबारे समय का चक्र है जी, ये बदलता रहता है। समय का चक्र है, वही कहते हैं ना, जैसे वो जो इतिहास है अपने आप को दोहराता है। तो आज हम देखो वहीं पे वापस कोदा काउनी और ये जो आपके बाथू वहीं पे वापस घूम के आ रहे हैं। और आप विश्वास नहीं करेंगे, जैसे मैंने आपको बताया था कि वो जो फंक्शन था, नेकराम जी से भी बात हुई मेरी, तो कि लोगों ने पहली बार वो जो है जिंदगी में कह सकते हैं कि वो अनाज को टेस्ट किया। हाँ जी, हाँ जी। और वो ऐसा अनाज था, हम तो बुजुर्गों से ये सुनते रहे हैं, आप भी दर्शक जो हमारे जो पुराने जो हमारे इसमें मित्र जुड़े हैं, तो वो कि ऐसा ही अनाज होता था जिसमें स्टोर आप करते थे, ये खराब ही नहीं होता था, इसमें कीड़ा नहीं लगता था। अकाल का अनाज बोला जाता था पहले, अकाल पड़ते थे, तो जो ये बाथू है ये सैकड़ों सालों तक नहीं खराब होता था, इसको बोलते ही अकाल का अनाज बोलते थे। अच्छा, तो फिर आज की जैसे फसल और जो खेती की हम बात करते हैं, तो आपको लगता है कि वो दौर दोबारा आ रहा है, चलन में आ रहा है जी धीरे धीरे, और आना भी चाहिए। और इसके साथ साथ जो हमारे युवा वर्ग है, सबसे बड़ा एक जो हमारे खेती में परिवर्तन में देखने जा रहा हूँ जी, तो हमारा युवा वर्ग भी खेती की तरफ, जो खेती से विमुख हो गया था, शहरों की तरफ भाग दौड़ हो रही थी। कुछ सरकार की नीतियां आज ऐसी बन गई है कि किसान के लिए अच्छी नीतियां सरकार भी बना रही है, और कुछ युवाओं का रुझान भी इसकी तरफ, खेती की तरफ जो है, युवा भी सोच रहा है कि जैसे आप कोई इंडस्ट्री या इसमें, तो ये खेती भी हमारी इंडस्ट्री का रूप ले रही है। ये सबसे अच्छी बात है कि हमारा रोजगार युवा इससे उत्पन्न करे। एक तो जिसके पास संसाधन है करेगा, तो बेचारा जिसके पास जमीन का टुकड़ा है, बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। तो मेरा तो ये रहेगा कि हमारे नौजवान साथी जो है वो शहर की दौड़ के बजाय इसको उद्योग के इस पे ले और उस पर इस तरीके से काम करे। और पढ़े लिखे बच्चे हैं, बिल्कुल जी, वो हमसे ज्यादा अच्छा से इस पे काम कर सकते, पढ़ाई भी इस तरीके की हो। बल्कि मेरा तो ये निवेदन रहेगा आपके माध्यम से सरकार से कि स्कूल में और तरह की ट्रेनिंग के रूप में जो है कृषि को भी एक प्राथमिक सब्जेक्ट के रूप में जो है इसमें दर्ज होना चाहिए, ताकि जो है कृषि तभी उद्योग का दर्जा हमारा ले पाएगा जब वहां से पढ़ा लिखा बच्चा कृषि के क्षेत्र में कृषि पे काम करेगा, अपने घर में काम करेगा, उसको माँ बाप का ऊपर से आशीर्वाद भी प्राप्त होगा और जो उनका अनुभव है वो भी प्राप्त होगा। तो अगर हम बात करें इसमें शर्मा जी, तो मुख्य तौर पर यही बात निकल के आती है कि एक तो जो परंपरागत हमारी जो खेती होती थी
उसमें अगर हम वो पद्धति अभी ना अपनाएं, अब नहीं है, हम प्राकृतिक खेती को कर रहे हैं, लेकिन फसलें कम से कम वो कर सकते हैं जिसकी अब मांग भी हुई है और उसका हमें रेट भी अच्छा मिल रहा है। तो शर्मा जी, आज आप हमारे आज स्टूडियो में और इतनी अच्छी जानकारी और आपके जो अपने अनुभव रहे हैं एक बागवान और किसान के तौर पर आपने हमारे दर्शकों के साथ साझा किया, आपका एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये था हमारा आज का कार्यक्रम। आप देखते रहिए दूरदर्शन। दीजिए डॉक्टर राजीव महतो को इजाज़त। नमस्कार।